नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शेंडे और आप देख रहे हैं स्टोरी कलेक्शन। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ तंदूर कांड की। तंदूर कांड हिंदुस्तान के इतिहास का पहला ही ऐसा मर्डर केस होगा जिसका लाश छिपाने का तरीका जब लोगों को पता चला तो सारे हैरान थे। आमतौर पर हम जानते हैं कि तंदूर में रोटियां बनती है या फिर हमने तंदूर को देखा होगा किसी ढाबे पर, रेस्टोरेंट पर, लेकिन तंदूर में किसी इंसान को जलाया गया यह हमारे हिंदुस्तान का पहला ही ऐसा मर्डर केस होगा। तंदूर मर्डर केस ये वो है जिसने कई दिनों तक न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल, टीवी पर कई दिनों तक ये हेडलाइन बन के रहा। तो ये कहानी है सुशील शर्मा की। सुशील शर्मा को पॉलिटिक्स में करियर बनाना था। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही इन्हें दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। वहाँ इनकी मुलाकात हुई नैना साहनी और मतलूब करीम से। नैना साहनी और सुशील शर्मा के बीच मोहब्बत हुई। उसके बाद इन दोनों ने फैसला किया कि अब हम शादी करेंगे। इन्होंने शादी की। शादी करने के बाद दिल्ली में एक इलाका है गोल मार्केट, वहाँ ये सरकारी फ्लैट में रहने लगे। शादी के बाद कुछ दिन या कुछ महीने कुछ अच्छे से बीते। फिर उसके बाद सुशील शर्मा को लगा कि उनकी बीवी का अफेयर चल रहा है मतलूब करीम से। तो मैं बता दूं, ये मतलूब करीम जो है नैना साहनी के दोस्त थे जो कि इनके साथ कॉलेज में थे। नैना साहनी और मतलूब करीम दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे। उस कॉलेज का नाम है जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन नैना साहनी ने कहा कि मतलूब करीम और मैं सिर्फ दोस्ती है, इसके अलावा हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन सुशील शर्मा को शक होता रहा। एक इनमें लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन उसके बाद समझौते हुए और दोनों प्यार से रहने लगे। लेकिन एक दिन सुशील शर्मा कहीं बाहर गए थे, शाम का वक्त था। उसके बाद वो आए, उन्हें दरवाज़ा ओपन किया घर का, तो उनकी बीवी फ़ोन पर बात कर रही थी। सुशील शर्मा को देखकर उनकी बीवी डर गई और उन्होंने फ़ोन रखा। तब लैंडलाइन के फ़ोन होते थे। फ़ोन रखने के बाद सुशील शर्मा ने पूछा कि कौन था, किससे बात कर रहे थे आप? तो उनकी बीवी मतलब नैना साहनी ने कहा कि कोई रॉन्ग नंबर था। सुशील शर्मा को शक हुआ। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनकी बीवी किचन में गई, किचन में खाना बनाने लगी। तब सुशील शर्मा को लगा कि क्यों ना हम इस नंबर पर रिडायल किया जाए। लैंडलाइन से उन्होंने उस नंबर पर रिडायल किया। तो रिडायल करने के बाद चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ से जिसने कॉल रिसीव किया वो थे मतलूब करीम। मतलूब करीम हेलो हेलो क्या बोल रहे थे, लेकिन सुशील शर्मा ने यहाँ से कुछ भी जवाब नहीं दिया। अभी आप सोचोगे कि इन्हें कैसे कंफर्म कि मतलूब करीम ही थे। एक्चुअली ये दोनों साथ में रहते थे तो आवाज़ से हम पहचानते ही है इंसान को। तब इन्हें बहुत गुस्सा आया, इनमें लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद सुशील शर्मा जो थे उनका गुस्से पर काबू नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने पिस्तल निकाली। उनके पास एक लाइसेंस पिस्तल थी। ओके, और पिस्तल से जो है 3 गोलियां चली। पहली जो गोली थी वो मिस फायर हुई। उसके बाद की गोली सर को लगी और उसके बाद एक और जो गोली चली वो गर्दन पर लगी। और उसके बाद उनकी बीवी की जगह पर ही मौत हो गई। कुछ समय बाद सुशील शर्मा को एहसास हुआ कि हमने ये गलत किया है। उसके बाद वो सोचे कि अब क्या करना है। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद उन्हें एक घर में कैरी बैग मिली बड़ी सी। उस कैरी बैग में अपनी बीवी की लाश को पैक किया। पैक करने के बाद उनके पास एक मारुति गाड़ी थी, मतलब कार। उस कार की डिक्की में उन्होंने डाला। ओके, और उनके फ्लैट से लेके कार तक उन्होंने उस लाश को घसीटते हुए लाया। बैग जो है, जो कि जिस बैग में उन्होंने लाश पैक की थी, उसको डिक्की में डालने के बाद वो दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे। उन्हें समझ ही नहीं रहा था कि लाश को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये लाश जो है मैं यमुना में फेंक दूं। ओके, लेकिन वो यमुना के आसपास घूमते रहे, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक इतना था कि उन्हें वो मौका ही नहीं मिला। और ऐसा था कि अगर पब्लिक में अगर वो लाश को फेंक देते तो उन्हें लगा कि वो दिल्ली यूथ के जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो इसी वजह से जो उन्हें बहुत सारे लोग पहचानते थे, कोई पहचान लेगा फिर और फंस जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने वेट किया, पर जो ट्रैफिक जो है कम नहीं हो रहा था। इस बीच
उन्हें याद आया कि उनका खुद का एक रेस्टोरेंट है। उनके रेस्टोरेंट का नाम आपको बता दूं मैं, बगिया रेस्टोरेंट। उस बगिया रेस्टोरेंट में उन्होंने वो चले गए। लगभग शाम का वक्त था, 8:30 बजे के करीब। और ये जो समय होता है, फैमिलीज़ जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है। ओके, तो जब वो रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट भरा है और वहाँ से और कस्टमर्स अंदर आ रहे हैं। तो उनका जो था एक मैनेजर था, मैनेजर का नाम है केशव। तो उन्होंने केशव को बुलाया और कहा कि मुझे रेस्टोरेंट खाली चाहिए। मतलब जो भी कस्टमर्स आएंगे उन्हें कहो कि हमारे होटल का खाना ख़त्म हो चुका है, ओके, और जो खा रहे हैं उन्हें भी निकाल दो। लेकिन केशव ने कहा कि सर अभी जो खा रहे हैं उन्हें हम खाना खाने देते हैं, उसके बाद हम कर दें, उन्हें कह देंगे कि अभी रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है, आपको जाना होगा। उसके बाद सुशील शर्मा ने थोड़ी देर राह देखी, जिनका खाना हुआ वो चले गए। उसके बाद होटल का कुछ ऐसा स्टाफ था जो होटल में रुकता था, उन्होंने कहा कि आप इन्हें भी घर भेज दीजिए, अभी सारा रेस्टोरेंट खाली हो चुका है, कोई कस्टमर नहीं, कोई होटल का स्टाफ नहीं, होटल में सिर्फ है केशव और सुशील शर्मा। सुशील शर्मा ने केशव को बताया कि मेरे हाथ से मेरी बीबी का मर्डर हो चुका है और अभी मुझे उसकी लाश दफनानी है, तो मैं बाहर गया था कि लाश फेंकने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, तो अभी हम जो है तंदूर में लाश को जलाएंगे। उन्होंने सारे लाइट्स ऑफ की। स्टार्टिंग में केशव थोड़ा डरा, पर ऐसा था कि मैनेजर था होटल का और सुशील शर्मा का बहुत खास कह सकते या फिर विश्वास का इंसान था। तो सुशील शर्मा ने, उसने भी खुद को विश्वास में लिया कि कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूँ साथ में, ओके, इसी तरह से कह के उन्होंने उसको अपने साथ कर लिया। उसके बाद इन्होंने तंदूर कार में जो लाश थी, मारुति कार में, उस लाश को बाहर निकाला दोनों ने, उसके बाद तंदूर के पास लाए। अभी तंदूर का साइज और लाश का साइज मतलब तंदूर में एक लाश नहीं जा सकती, उन्होंने तोड़ मरोड़ के उस लाश को उस तंदूर में डाला। तंदूर में डालने के बाद सुशील शर्मा को ऐसा लग रहा था कि लाश को जिस हिसाब से जलना चाहिए, मतलब जितनी तेज़ी से जलना चाहिए, वो उतनी तेज़ी से नहीं जल रही है। तो उसके कुछ बैनर्स थे कांग्रेस पार्टी के बैनर्स, मतलब आपको भी पता होगा, कोई इलेक्शन होता है या फिर इनकी कोई रैली होती है या फिर कहीं ये भाषण देने जाते हैं तो वहाँ अपने अपने बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। तो उसके होटल में उसके कुछ बैनर्स पड़े थे, उसने वो बैनर्स लाए, तंदूर में डाले, थोड़ी देर राह देखी, फिर भी जो है उससे बात नहीं बनी। उसे ऐसा लगा सुशील शर्मा को कि लाश को जिस तरह से जलना चाहिए और जिस तेज़ी से जलना चाहिए वो नहीं जल रही है। फिर उसने सोचा और वहाँ उसको घी दिखा। सबसे पहले उसने थोड़ा सा घी डाला लाश पर, तो आग जो है बढ़ गई। उसे लगा कि ये सही है लाश को जलाने के लिए। फिर उसके बाद उसने जितना घी था उस डब्बे में पकड़ लो या कहीं जहाँ पर भी तो वो घी था, उसने सारा घी बॉडी पर डाल दिया। अभी वो घी डालने के बाद आग जो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। आग तेज़ी से बढ़ने के बाद ओके, वहाँ पर जो है कांस्टेबल जा रहे थे, उनकी ड्यूटी होगी वहाँ पर उस एरिया में, तो वो कांस्टेबल जा रहे थे, उन्हें वो आग दिखी। मतलब आग, सोचो कि अगर कोई रास्ते से जा रहा है तो उसे भी वो आग दिख रही है, तो कितनी बड़ी वो आग होगी। तो वो कांस्टेबल आया और वो कांस्टेबल केशव को जानता था। केशव को इसलिए जानता था क्योंकि वहाँ पे बार बार ये ड्यूटी करने आता होगा और ये बड़ा एक अच्छे पॉलिटिकल का या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी से किसी का रेस्टोरेंट है, तो सारे लोग जानते ही है। तो कांस्टेबल जानता था। तो कांस्टेबल ने पूछा केशव से कि क्या जला रहे हो। उसने कहा कि हमारे कुछ बैनर है पार्टी के, वो हम जला रहे हैं। तो कांस्टेबल ने कहा कि देखो आसपास की बिल्डिंग में भी आग लग सकती है, थोड़ा धीरे धीरे करके चलाओ, ठीक है। और ये बोलकर कांस्टेबल चला गया। उसके बाद कुछ समय बाद लाश की जो आग थी वो और ज़्यादा बढ़ी। तो इत्तेफाक से इस रेस्टोरेंट के सामने एक सब्जी वाली थी, मतलब वो डेली वहाँ अपने सब्जी का ठेला लगाती थी, उसे भी वो आग दिखी। वो चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद बहुत सारे वहाँ पर लोग आए और जो कांस्टेबल था फिर से आया। फिर कांस्टेबल को थोड़ा डाउट हुआ कि यहाँ क्या चल रहा है, अभी तक आग बुझी नहीं या फिर कुछ नहीं हुआ। तो कांस्टेबल ने ट्राई किया कि वो अंदर आए, लेकिन केशव ने मना किया। फिर कांस्टेबल को और डाउट हुआ। जैसे फिर उसे डाउट हुआ, उसने ज़बरदस्ती करके वो तो तंदूर के पास गया। जब तंदूर के पास गया तब ऐसा था कि उसे डाउट हुआ, फिर वो वहाँ से वापस आया क्योंकि वहाँ उसे ऐसा लगा कि किसी इंसान की बॉडी जल रही है। वहाँ से आया बाहर आते उसने पुलिस स्टेशन में खबर कर दी। पुलिस स्टेशन में खबर करने के बाद
वहाँ पर पुलिस वाले आए। पुलिस वाले आने के बाद वहाँ पर चेक किया तो किसी की लाश जल रही थी, और लाश इतनी जल चुकी थी कि हम पहचान नहीं सकते थे कि ये मेल की बॉडी है या फीमेल की बॉडी है। तब तक जो है सुशील शर्मा, उसे लगा कि अभी हम पकड़े गए हैं, तो वहाँ से रेस्टोरेंट से ही वो गायब हो गया। वहाँ पर केशव था, तो पुलिस वालों ने केशव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद तो सबसे पहले तो उसने अपना मुंह नहीं खोला, फिर और वहाँ पे पुलिस वालों को लगा कि इसी ने मर्डर किया होगा, क्योंकि वहाँ पर जहाँ ये क्राइम सीन था वहाँ पर सुशील शर्मा नहीं मिला था। फिर उसके बाद केशव जो है अपना मुंह नहीं खोल रहा था, बार बार बोल रहा था कि इसमें मुझे कुछ नहीं पता, ये सारी चीज़ें ऐसे ही वो बोलता रहा। उसके अगले दिन यही न्यूज जो थी कि एक न्यूज़ हेडलाइन आई अखबारों पर, एक रेस्टोरेंट में तंदूर में किसी इंसान को जलाया गया। तब जो कांस्टेबल थे उन्होंने वो न्यूज़ पढ़ी, वो आए वहाँ पर, फिर पुलिस स्टेशन में आए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कल जलते हुए, और मैं जानता हूँ कि ये सुशील शर्मा की जो वाइफ है नैना साहनी, ये उनकी लाश है। फिर पुलिस वालों को एक क्लू मिला। फिर उन्होंने ट्राई किया सुशील शर्मा को ढूंढने का, पर पता चला उन्हें कि ये सुशील शर्मा जो है वो कल रात से ही लापता है, मतलब गायब है। तो उनका शक और बढ़ता गया। उसके बाद वो जो है उन्हें ढूंढते रहे। तो इस बीच सुशील शर्मा जो थे वो बैंगलोर में गए थे, वो बैंगलोर में अंडरग्राउंड हुए थे, और उन्होंने अपना हुलिया चेंज किया था। उन्होंने बाल कटवा लिए, टकला कर लिया, दाढ़ी बीची सारी निकाल ली, और कुछ दिनों बाद, मतलब 1 या 2 दिन बाद, उन्होंने बैंगलोर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाल दी। और उन्होंने कहा यह अर्जी डालते वक्त कि मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जा सकता है। तो इस अर्जी की बात जो है दिल्ली पुलिस को पता चली, तो उन्होंने जो है सुशील शर्मा को कोर्ट जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सुशील शर्मा को तो पता ही चल गया कि मतलब अब तो हम फंस चुके हैं, और इस बीच केशव ने भी सब सच बता दिया था। ओके, तो एक्चुअली और ये जो सारी जो घटना हुई थी वो हुई थी 2 जुलाई 1995। ओके, और दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था सुशील शर्मा को 10 जुलाई को, मतलब 8 या 9 दिन बाद उसे पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद इसके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद केशव को जो है 7 साल की सज़ा हुई सबूत मिटाने में, और मर्डर होने के बाद जो है 7 देने में। और जो सुशील शर्मा को 2003 में फांसी की सज़ा सुनाई गई। पुलिस वालों का ये भी कहना था सुशील शर्मा से कि आपने जो ये मर्डर किया वो क्या आपका प्लान मर्डर नहीं था, ये एक अचानक से हुआ था। अगर मर्डर करने के बाद आप पुलिस को बता देते या कुछ और कर देते तो आपको जो है सज़ा कम मिल सकती थी, या फिर कम साल की सज़ा होती थी। लेकिन मर्डर होने के बाद आपने जिस तरह से जो मतलब आपने जो रास्ता चुना लाश को दफनाने का या फिर लाश को डिस्ट्रॉय करने का, वो रेयरेस्ट एंड रेयर केस है, ऐसा कभी हुआ नहीं था हिंदुस्तान में। इसी वजह से जो है उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद सुशील शर्मा ने हाईकोर्ट गए। फिर हाईकोर्ट से 2015 को, मतलब 20 साल बाद 2015 को, मतलब 2003 का ये मामला है। ओके, और 2003 के बाद अगर 2015 अगर कैलकुलेट करें 20 साल के बाद उन्हें जो है पेरोल पर रिहा कर दिया गया। और उससे पहले उन्हें जो है जो फांसी की जो सज़ा जो उन्हें सुनाई गई थी 2003 को, उससे सुप्रीम कोर्ट ने बदल कर उम्र कैद में जो है तब्दील किया। तब्दील करने के बाद 2015 को, मतलब 20 साल के बाद, उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया। पेरोल पर रिहा करने के बाद सुशील शर्मा जो है एक अलग नाम से, अलग पहचान के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, और वो दिल्ली में ही रहने लगे, और उन्होंने अपना नाम है सारी चीज़ें जो उन्होंने चेंज कर दी थी। तो आपको ये तंदूर कांड की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे चाहे तो आप सजेशन दे सकते कि कहानी और किस तरह से सुनाई जाए, या फिर आपको कौन सी कहानी सुननी है। ओके, बताइए, मैं उसके ऊपर मैं जो है मतलब खुद को चेंज करूँगा आपको कहानी सुनाते वक्त, या फिर खुद के ऊपर और मैं मेहनत करूँगा सारी चीज़ें जो है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको फिर मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ, और ट्राई करूँगा कि आपको डेली ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ। धन्यवाद।